नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं लैब असिस्टेंट के लिए ये क्लास बहुविकल्प क्वेश्चन के साथ में लेकर के आया हूं और ये वो क्लास है जो पुराने मॉडल पेपर के आधार पर है। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक में है, इसलिए इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये वो क्लास हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और बार बार इसी क्लास में दोहराए जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो हर एग्जाम में लैब असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में जो सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इस क्लास के साथ में बने रहे, हम अच्छी तरीके से मॉडल पेपर का एनालाइज करेंगे और सफलता ये लैब असिस्टेंट एग्जाम आपका 9 मई को है। इसमें सम्मिलित होने वाले मेरे सभी रसगुल्लों का तहे दिल से मैं इनका एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूं और ईश्वर से ये प्रेयर करूंगा कि उनका सिलेक्शन हो लैब असिस्टेंट में। तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और साथ साथ में इस क्लास को आप उन विद्यार्थियों तक भी पहुंचाइएगा जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट की ये क्लास और सीटी 2026 की आने वाली जो भर्ती है, जो राजस्थान के एग्जाम के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करें उनके लिए सीटी अनिवार्य है। 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन हो, इसमें से क्वेश्चन है वो आपके 80 से 90% तक आएंगे। तो इस क्लास को एकाग्रता के साथ अंत तक देखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आज का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पहला क्वेश्चन है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? यानी हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो अगर देखें इसके 4 विकल्प देखें तो इसका जो हाड़ी रानी बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था और कहाँ स्थित है? तो ए है टोडा रायसिंह के द्वारा, बी है मालपुरा, सी है उनियारा और डी है पीपलू। तो इन चारों विकल्पों और ये लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो टोडा रायसिंहपुर में या फिर मालपुरा में, उनियारा में या पीपलू में। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें हम तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, टोडा रायसिंह। तो टोडा रायसिंह है हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? टोंक जिले में, और टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बा है और टोडा रायसिंह कस्बे में ये बावड़ी हाड़ी रानी की बावड़ी मौजूद है। और यह एक ऐतिहासिक और बहुत ही सुंदर सीढ़ीदार कुआनुमा बावड़ी है और इसका निर्माण जो करवाया था हाड़ी रानी के द्वारा करवाया गया था। और इसकी जो वास्तुकला आज भी पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी यहाँ पर हर देश के और विदेश के यहाँ पर पर्यटक आते हैं इसे देखने के लिए। और ये जो बावड़ी बनी हुई है हाड़ी रानी की बावड़ी, ये टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे में बनी हुई है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह कहाँ है? टोंक जिले में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो कहाँ पर मौजूद है? आई केयर जिसे बोलते हैं। तो ए है बीकानेर में, बी है बाड़मेर में, सी है जोधपुर में, डी है जैसलमेर में। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान इन 4 जिलों में से किस जिले में स्थित है? अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बीकानेर में। तो बीकानेर है वो करेक्ट आंसर है जहां पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो मौजूद है। अगर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करें तो ये बीकानेर के बिछवाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आई केयर के द्वारा 1993 में की गई थी। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की जो स्थापना है वो बीकानेर में 1993 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि रेगिस्तानी और सूखे इलाकों में क्या होगा ना, फलों और सब्जियां जैसे बेर है, खजूर है और अनार, इन पर रिसर्च यानी शोध किया जाता है।
तो यानी इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ शुष्क है और जो जहाँ पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में फलों की और सब्जियों की कृषि करना, जैसे बेर है, खजूर है या अनार है, इन पर रिसर्च करना और उच्च क्वालिटी के जो बीज होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर कृषि की जाना। तो यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है और इनकी स्थापना 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी लैब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए है मेवाड़ में, बी है मारवाड़ में, सी है गोड़वाड़ में और डी है ढूंढाड़ प्रदेश में। तो यानी इन चारों में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें हम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मेवाड़ क्षेत्र में। और मेवाड़ क्षेत्र जो उदयपुर का वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का की कृषि की जाती है, यानी दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थान में मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो दक्षिणी राजस्थान में, ये देख लो। और यानी जो मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, इन जिलों में मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन होता है। तो मेवाड़ क्षेत्र कौन से जिलों के अंतर्गत आता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा का जो प्रदेश है वो मेवाड़ प्रदेश है, यानी दक्षिणी राजस्थान, और वहां पर मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। और यहाँ पर मक्के की कृषि के लिए लाल और काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है और सबसे ज्यादा यहाँ पर ये मिट्टी है लाल काली मृदा, और इस क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। और मक्का मेवाड़ के लिए प्रमुख है या मुख्य भोजन भी है। तो मेवाड़ का मुख्य भोजन क्या है? मक्का के रूप में, खाद्यान्न के रूप में उपयोगी लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना अपने माइंड में और रट लेना। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है? तो वो है मेवाड़ प्रदेश। तो मेवाड़ प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट हो या फिर सीटी का एग्जाम हो, और इन दोनों में हमने एनालाइज किया है क्वेश्चनों का, वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हर लैब असिस्टेंट एग्जाम हो और सीटी एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम में यही क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। तो ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो सीटी की लैब की तैयारी कर रहे हैं, और 9 मई को इनका एग्जाम है लैब असिस्टेंट वाला। तो आपको मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म यानी माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र जो बांसवाड़ा की ओर से विकसित की गई एक किस्म है जिसका नाम है माही कंचन, और माही कंचन किस्म है वो किस फसल से संबंधित मानी जाती है? तो आपको कल बताया था एक आती है माही सुगंधा नाम से। तो माही सुगंधा नाम की जो किस्म है वो है चावल से, और माही नदी का जो क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन होता है। परंतु आज का क्वेश्चन ये है कि माही कंचन है वो किस फसल की किस्म है? तो ये दोनों क्वेश्चन 2022 में ही लैब असिस्टेंट में है वो पूछे गए हैं। ए में है चावल, बी में है मक्का, सी में है ज्वार और डी में है गेहूं। तो यानी माही कंचन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मक्का का। तो याद रखना माही कंचन मक्का की फसल का किस्म है, और माही सुगंधा है जो है चावल की फसल के लिए। तो चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी के रूप में कुछ नज़र डाल लेते हैं। तो माही कंचन और माही धवल मक्के की बहुत ही सुंदर और उन्नत किस्में हैं। तो यानी सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली जो किस्म है मक्के की वो माही कंचन और माही धवल के नाम से जानी जाती है, और इन्हें कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि माही कंचन और माही धवल जो किस्म है मक्के की, इसमें किस अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया? तो वो है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से। ये बांसवाड़ा जो मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र है माही नदी के बेसिन में आता है, इसलिए इन किस्मों के नाम के आगे माही लगा होता है। तो
तो माही कंचन है, माही धवल है, माही सुगंधा है, ये जो किस्म है, क्योंकि माही इसलिए लगा जाता है क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा का वो क्षेत्र है जहाँ पर माही नदी का प्रवाह होता है, और माही नदी का जो प्रवाह है जिसे छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है, और उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन मक्का का और चावल का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए इन किस्मों के आगे है वो माही लगा होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की वो नस्ल कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल के नाम बताने हैं, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख लीजिएगा। ए में है गिर और राठी, ये दो नस्ल हैं। बी में है राठी और नागिरी या नागौरी कहते हैं। सी है मेवाती और मालवी। डी है मालवी और थार पारकर। तो इन 6 फसल है जो नस्ल है, इन 6 नस्लों में से सबसे ज़्यादा वो कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है? गाय की नस्लें हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, गिर और राठी। और गिर और राठी होती है वो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं और सबसे ज़्यादा दूध देती है गाय। तो इसलिए हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा, जो उत्तरी राजस्थान होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पालन किया जाता है जो पशु का, गाय का, वहाँ पर राठी गाय है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय की नस्लें हैं वो इसमें गिर, जिसे अजमेरा या रेंडा भी कहते हैं। तो अजमेरा या रेंडा के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है गाय की? तो वो है गिर नस्ल को। और राठी जो है वो राठी गाय की उच्च दूध उत्पादन क्षमता के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजस्थान की कामधेनु के नाम से किस गाय को जाना जाता है? तो वो है राठी गाय को कामधेनु के नाम से। और दूसरी ओर नागौरी और मालवी नस्लें मुख्य रूप से खेती और बोझा ढोने के काम में ली जाती है। तो गाय की ये नस्लें नागौरी जो बैल होते हैं और मालवी नस्ल के जो बैल होते हैं उनका बोझा ढोने के लिए या कृषि कार्य में उपयोग में ली जाने वाली नस्लें हैं। तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए जो गाय की नस्लें हैं उसमें गिर और राठी है। और गिर को क्या कहते हैं? इसे अजमेरा या रेंडा के नाम से जाना जाता है। राठी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो इनको याद रखना अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक क्या है? तो राजस्थान के थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है, उसमें परंपरागत जल संग्रहण की विधि कौन सी है या तकनीक कौन सी है? यानी परंपरागत तरीका वो कि पुराने समय से जो तरीका आज चला आ रहा है, और संग्रहण यानी जो जल का इकट्ठा किया जाना, उनको बचाया जाना, वो तकनीक कौन सी अपनाई गई है? ए में है टांका बना करके, बी है खड़ीन के रूप में, सी है बावड़ी के रूप में, डी है तालाब के रूप में। तो परंपरागत संग्रहण तकनीक की विधि अगर बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, टांका। तो टांका है उसके द्वारा जल संग्रहण किया जाता है थार के मरुस्थल में। और थार मरुस्थल में हर घर में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत क्या होता है? कुंड बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? टांका के नाम से जाना जाता है। और जो वर्षा का जो जल होता है वो छत से, घर की छत से वो भूमि, उसमें जो भूगर्भ के अंदर जो कुंड बनाया होता है, टांका बनाया होता है, उसके अंदर चला जाता है। और यह पीने के पानी के संरक्षण की सबसे प्रमुख पारंपरिक तकनीक है। इसमें अगर खड़ीन की बात करें तो मुख्य रूप से जैसलमेर में कृषि के लिए उपयोग में ली जाती है, जबकि टांका पूरे थार घरेलू उपयोग में काम में आता है। तो खड़ीन है उसका उपयोग है वो कृषि क्षेत्र में किया जाता है सिंचाई के लिए, परंतु टांका का जो उपयोग किया जाता है वो घरेलू पेयजल के रूप में किया जाता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले हैं वो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत है शामिल किया गया है। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। ए में है डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी है कोटा झालावाड़, सी है जालौर बाड़मेर, डी है प्रतापगढ़ और उदयपुर। तो इन 8 जिलों में वो कौन से 2 जिले हैं जिनमें नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, जालौर और बाड़मेर। और यहाँ पर जो राजस्थान में 74 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में ये प्रवाहित होती है नर्मदा नहर, और ये एकमात्र ऐसी नहर है जो सिंचाई है वो ड्रिप के रूप में होती है, बूंद बूंद और फुहारा पद्धति के आधार पर। तो नर्मदा नहर परियोजना का पानी है वो राजस्थान के 2 जिलों जालौर और बाड़मेर में मिलता है। और कल की क्लास में मैंने नर्मदा नहर परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दी है, और वो भी क्वेश्चन है वो लैब असिस्टेंट में पूछा गया था और दोबारा भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी सिंचाई परियोजना है जिससे पूरे कमांड क्षेत्र में केवल फव्वारा या फिर बूंद बूंद से सिंचाई की जाती है ताकि पानी की भारी बचत हो सके। यानी इसमें बूंद बूंद से और फव्वारा पद्धति से वो सिंचाई की जाती है। और इसके जो लाभान्वित जिले हैं राजस्थान के वो जालौर और बाड़मेर में है। और राजस्थान में नर्मदा नहर की कुल लंबाई है वो है 74 किलोमीटर, और ये राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेई परियोजना का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में सीटी के एग्जाम लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कि सेई परियोजना का संबंध किससे है। ए है जवाई बांध से, बी है टोरडी सागर बांध से, सी है खारी बांध से, डी है मोरेल बांध से। तो सही परियोजना या सही प्रोजेक्ट है उसका संबंध किस बांध से माना जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो उसका होगा ए, जवाई बांध से। तो जवाई बांध से है वो सही परियोजना से जुड़ा हुआ है। और सही जल डायवर्जन परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो पाली जिले में स्थित जवाई बांध में पानी की कमी को पूरा करना है। तो यानी कौन से बांध पर बनाई गई है सही परियोजना, वो है जवाई बांध पर। और जवाई बांध कहाँ है? पाली जिले में, जहां पर पानी की कमी को पूरा किया जा सके। और इसके लिए उदयपुर जिले में सई नदी पर बांध बना करके यहाँ के अतिरिक्त पानी को सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में डाला जाता है। तो यानी उदयपुर जिले में सई नदी पर जो बांध है वो बना करके जो अतिरिक्त जो जल होता है जवाई बांध में उसको सुरंग के माध्यम से है वो जवाई बांध में डाला जाता है सई नदी का पानी। और जवाई बांध को है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है जो पाली जिले में। याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को जाना जाता है? तो वह है जवाई बांध को। किस नदी पर बना हुआ है? तो वो सई नदी का जल है उदयपुर में, वो इसमें जल आपूर्ति किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको लिफ्ट नहरें मिलेंगी और दूसरी तरफ लाभान्वित जिले मिलेंगे। तो यानी ऐसा कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले हैं जो सुमेलित नहीं है, यानी गलत है, वो हमें बताना है। ए में है पन्नालाल बारूपाल परियोजना या लिफ्ट नहर, क्या ये बीकानेर और नागौर को लाभान्वित करती है? बी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, क्या ये बीकानेर को लाभान्वित करती है? सी है बरकतुल्ला खां परियोजना या लिफ्ट नहर, क्या ये जैसलमेर बाड़मेर में है? डी है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, क्या ये हनुमानगढ़ जिले में जलापूर्ति करती है? तो इसमें हमें वो बताना है जो सही सुमेलित नहीं यानी गलत है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका या सही आंसर की बात करें तो वो है डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़। तो ये सुमेलित नहीं है।
तो यानी डॉक्टर करणी सिंह परियोजना है वो हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि क्या है, बीकानेर जिले में है। तो ये गलत है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है वो हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि किसमें, बीकानेर और जोधपुर जिलों को पानी आपूर्ति करती है। तो बाकी तीनों बिल्कुल एकदम सही है, परंतु डी है डॉक्टर करणी सिंह है लिफ्ट नहर परियोजना है वो बीकानेर और जोधपुर जिले को लाभान्वित करती है और वहां पर जल है वो उपलब्ध करवाया जाता है। तो यह याद रखना, पन्नालाल बारूपाल परियोजना बीकानेर नागौर की है, वीर तेजाजी बीकानेर में, बरकतुल्ला खां जैसलमेर और बाड़मेर में, और डॉक्टर करणी सिंह बीकानेर और जोधपुर में है। तो लिफ्ट नहर है और कौन सी नदी पर बनाई गई है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा बनाई गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित हैं? तो रोहिली है वो खाने जो खान है वो किस खनिज से संबंधित मानी जाती है रोहिली? ए है थोरियम के लिए, बी है यूरेनियम के लिए, सी है बोरिलियम के लिए और डी है अभ्रक के लिए। तो थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और अभ्रक, इन चारों में से रोहिली खान है वो किस खनिज से मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम की खान है रोहिली और यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है क्योंकि रोहिली क्षेत्र राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला के पास में स्थित है और यह स्थान यूरेनियम के विशाल भंडारों की खोज के लिए सुर्खियों में रहा है। तो यानी कहाँ है रोहिली? सीकर जिले में है। और भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा राज्य बन गया जहां यूरेनियम का इतना बड़े स्तर पर भंडार मिला है। तो राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा भंडार किस खान में है? तो वह रोहिली खान के लिए। किसका उत्पादन होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है। कहाँ है? तो वह सीकर के खंडेला के पास में। तो सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन है? झारखंड और आंध्र प्रदेश है। पहला झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा आता है तो वो है सीकर के खंडेला के पास में रोहिली खान, जहां पर यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का हमें अक्षांशीय विस्तार बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा है लैब असिस्टेंट में, अक्षांश का भी पूछा और देशांतर का भी पूछा, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। तो ए है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, बी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, डी है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है अगर ये बात देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो 20 का अक्षांशीय विस्तार सही है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये राजस्थान भारत के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। और इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के जो बांसवाड़ा के बोरकुंडा के पास से, इसका राजस्थान का दक्षिणी भाग है बांसवाड़ा के बोरकुंडा, जहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट है, शुरू होकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो उत्तर का हिस्सा है वहां पर गंगानगर के कोणा गांव तक है। और भूमध्य रेखा उत्तर में होने के कारण दोनों तरफ यानी उत्तर ही स्थित है। तो यानी भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री जो रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और 0 डिग्री से 23 डिग्री और 23 डिग्री के बाद में राजस्थान शुरू होता है और राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो आपको सबसे दक्षिणी भाग है राजस्थान का वो बांसवाड़ा के बोरकुंडा, उत्तरी है वो श्री गंगानगर के कोणा गांव में स्थित है। तो ये दोनों चीजें भी याद रख लेना। आगे हम चलते हैं राजस्थान के
कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? यानी एंटीसोल जो मृदा है वो राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है या किस दिशा में पाई जाती है राजस्थान के? ए है पूर्वी राजस्थान में, बी है पश्चिमी राजस्थान में, सी है दक्षिणी राजस्थान में, डी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? अगर मैं बात करूं एंटीसोल मृदा की तो वो रेतीली मृदा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उन क्षेत्रों में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो वैज्ञानिक मृदा वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल जो मृदा है वो उस मृदा को कहते हैं जिसका विकास बहुत ही कम हुआ है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो रेतीली मृदा है जहाँ वर्षा कम होती है, उपजाऊपन बहुत कम है, इसलिए इसमें विकास बहुत ही कम होता है। और ये मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है और राजस्थान के पश्चिमी भाग यानी थार के मरुस्थल में यह मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। और इसके रंग की बात करें तो इसका रंग हल्का पीला और भूरा रंग होता है और इसमें नमी रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है। तो याद रखना, नमी सोखने की क्षमता इसमें कम होती है और एंटीसोल जो मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और ये मृदा कौन सी है? तो हल्की पीली रंग की भूरी मृदा है जिसे रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गोडवाड़ प्रदेश है वो किस प्रदेश को कहा जाता है? ए है चंबल बेसिन को क्या गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? बी है लूणी बेसिन का जो क्षेत्र है क्या इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? सी है माही बेसिन क्या उसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं? डी छप्पन बेसिन क्या इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो अगर हम गोडवाड़ प्रदेश की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लूणी नदी बेसिन। और जहां से लूणी नदी का प्रवाह होता है उस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो अजमेर की नाग पहाड़ से होता है और इस तरह से प्रवाहित होती हुई ये कहाँ कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। तो लूणी नदी और उसकी सहायक नदियां अपवाय क्षेत्र को राजस्थान का क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। और इसका जो मुख्य विस्तार है या राजस्थान में कहाँ होता है तो वो पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले में होता है। तो पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिले में लूणी बेसिन का क्षेत्र है और यहाँ पर लूणी नदी का प्रवाह होता है और इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में अगर मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है और उसको रोका जा सकता है? ये लैब असिस्टेंट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन संख्या 64 है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आप जाकर के देखो तो वहाँ पर आपको 64 नंबर क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें ए है फसलों के हेर फेर को अपनाना, बी है वृक्षों की पट्टी लगाना, सी है खेतों में मेड़बंदी करना, डी है चारागाहों को विकसित करना। तो यानी जो मृदा का अपरदन होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदा का सबसे ज़्यादा अपरदन होता है वो होता है वायु के द्वारा। तो वायु के जो तीव्र गति से हवा चलती है तेज गति से, तो उसके साथ में जो रेतीली मृदा होती है वो उसके साथ में मिलकर के दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो जाती है, परिवहन हो जाती है और उसे कहते हैं मृदा अपरदन। तो यानी उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इसका बी करेक्ट आंसर है वृक्षों की पट्टी लगाना। यानी कतारबंद तरीके से वृक्ष है वो लगाएंगे तो जब वायु है उसकी तीव्र गति से चलेगी तो ये पेड़ पौधे हैं वो क्या आ जाएंगे? एक अवरोध के रूप में आ जाएंगे। जब अवरोध के रूप में आएंगे तो यहाँ पर जो वायु की गति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इससे क्या नहीं होगा? मृदा अपरदन बहुत ही कम होगा। इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर है वृक्षों की पट्टी लगाना। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा की गति तेज होती है और जिससे मिट्टी उड़ करके एक स्थान से क्या चली जाती है? दूसरे स्थान पर चली जाती है। और वृक्षों की कतारें
लगाने से हवा की गति क्या हो जाती है, मंद या धीमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव और उड़ना रुक जाता है। तो मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाता है और मृदा है वो वायु के साथ में उड़ना कम हो जाती है, जिससे वायु अपरदन है वो रोका जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो ए है जैविक उद्यान के रूप में, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, सी है बाघ संरक्षित के लिए, डी है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में सूची में शामिल करने के लिए। तो यानी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो किस स्वरूप में सूचीबद्ध किया गया, अधिसूचित किया गया है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बाघ संरक्षित के लिए, यानी बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो चुना गया है। तो ये कहाँ है, रणथंभौर में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है और यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स भी मौजूद है। तो ये बूंदी जिले में स्थित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो। और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत के 52वें और राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो भारत का कौन सा बाघ संरक्षण अधिसूचित के लिए 52वां और राजस्थान का चौथा है। और ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स बाघों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में माना जाता है, यानी दोनों के बीच में मध्य में है रणथंभौर और दूसरी तरफ मुकुंदरा हिल्स के मध्य में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जो बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। कहाँ है ये, बूंदी जिले में है। और वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत में कौन सा वहाँ है, 52वां, और राजस्थान में कौन सा है, वो है चौथा। तो याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ये भी 2022 में लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है। तो अगर वालरा कृषि की बात करें तो ए है उत्तरी राजस्थान में, बी है दक्षिणी राजस्थान में, सी है पूर्वी राजस्थान में और डी है पश्चिमी राजस्थान में। तो वालरा कृषि कहाँ कहते हैं, तो हम देखें करेक्ट आंसर तो वो है बी, दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है। और वालरा कृषि राजस्थान के आदिवासियों के द्वारा की जाती है और मुख्य रूप से भील और ग्रासियों के द्वारा। तो याद रखना भील और ग्रासिया के द्वारा की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वो वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। जो जंगलों को जला करके, वनों को जला करके ये स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है इसको। और यह मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में की जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जो जिले हैं उन जिलों में ये कृषि की जाती है जिसका नाम है वालरा कृषि। और वालरा कृषि है भील और ग्रासिया के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। और घने जंगल वन होते हैं उनमें पेड़ पौधे या घास फूस होते हैं, उसको जला करके इस तरह की कृषि की जाती है। अगर मैप में देखें तो आप ये देख रहे हो दक्षिणी राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि की जाती है भील और ग्रासिया को के द्वारा, और इसे क्या कहते हैं, वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, यानी वो कौन सा वृक्ष है जिस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। ए है क्या बबूल से, बी है खेर से, सी है क्या नीम से, डी है सालर से। तो यानी किस वृक्ष से है वो कत्था तैयार किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो वो है बी, खेर से। और खेर का जो वृक्ष होता है उससे कत्था निकाल जाता है, इस तरह की लकड़ी होती है और इसका जो बाहर का जो आवरण होता है उसको गर्म किया जाता है और गर्म करके इसका कत्था तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग है वो पान में इस्तेमाल होने वाला कत्था होता है या खेर नामक वृक्ष की लकड़ी के मध्य भाग को हांडी में उबालकर तैयार किया जाता है। तो आपका बीच का जो भाग आप देख रहे हैं
जो काला है उस काले भाग को इसमें उबाला जाता है हांडी में, और उबाल करके कत्था तैयार किया जाता है। और राजस्थान में कत्था बनाने का यह कार्य मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, उदयपुर संभाग में कथोड़ी जनजाति के द्वारा कत्था है वो मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। और ये पान में उपयोग होता है, जब पान लगाया जाता है और पान में इसका उपयोग होता है, और मीठा होता है ये कत्था। तो किसके वृक्ष की लकड़ी से? खेर वृक्ष की लकड़ी से निकाला जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन 2022 में ये पूछा गया है, बार बार रिपीट भी हो रहा है और वर्तमान में भी पूछ सकते हैं लैब असिस्टेंट में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यानी त्रुटि को किस युग्म में है जो राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जिला और शुभंकर जो माना गया कि जिले का कौन सा शुभंकर है, तो उसका त्रुटिपूर्ण हमें बताना है, गलत बताना है। ए है क्या अलवर को बाघ का दर्जा दिया गया है, बी भरतपुर है क्या साइरस क्रेन के नाम से, सी भीलवाड़ा क्या मोर के नाम से, डी चूरू काला हिरण के नाम से। ये शुभंकर है। मैंने राजस्थान जिला दर्शन की क्लास करवा रखी है, और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में आप जाकर के अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चूरू ये चारों जिले मैंने अच्छी तरीके से करवाए हैं। उसका शुभंकर, वहाँ पर क्या ज्योग्राफी है किस तरह की, वहाँ पर किस तरह का इतिहास है, ये सब मैंने, पॉलिटिकल है तो भी आपको वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। हर जिले के बारे में जिला दर्शन की क्लास है। तो यानी भरतपुर का सायरन क्रेज सही है, भीलवाड़ा का मोर है वो शुभंकर सही है, चूरू का काला हिरण शुभंकर सही है। तो ए गलत है, अलवर का बागे नहीं है। तो यह युग्म गलत है, क्योंकि अलवर जिले का जो शुभंकर है वो है सांबर। तो सांबर है वो अलवर जिले का शुभंकर है, और बाघ है वो सवाई माधोपुर का शुभंकर माना जाता है। तो याद रखना, जो बाघ है वो सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर है, अलवर का जो शुभंकर है वो है सांबर, और भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर और चूरू का काला हिरण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अलवर का सांबर है न कि बाघ है, भरतपुर का सारस है, भीलवाड़ा का मोर है और चूरू का काला हिरण है। तो ये अलग अलग जिले का अलग अलग शुभंकर हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच में विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन 3-4 बार लगातार पूछा जा रहा है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पठार किस नाम से जाना जाता है। एक तरफ गोगुंदा है और दूसरी तरफ कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं, तो उसके बीच में जो मध्यवर्ती भाग में जो पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? ए है क्या इसे लसाड़िया का पठार, बी है गोगुंदा का पठार, सी है बोराट का पठार, डी है उड़िया का पठार। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है बोराट का पठार के नाम से। तो यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है उसका नाम है बोराट का पठार। तो सी है इसका करेक्ट आंसर है। और राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से लेकर के उदयपुर जिले में गोगुंदा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुंभलगढ़ में या राजसमंद में कुंभलगढ़ है वहाँ पर, और दूसरी तरफ गोगुंदा उदयपुर में है, उसके मध्यवर्ती जो पठार है, इस तरह का पठार है, उसे बोलते हैं बोराट का पठार के नाम से। और ये अरावली पर्वतमाला का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण पठार माना जाता है। तो अरावली पर्वतमाला का ये मुख्य पठारी भाग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं है? तो राजस्थान के वनों में श्रेणी में कौन सा प्रशासनिक दृष्टि से कौन सा वो क्षेत्र वन है जो उस श्रेणी में नहीं आता है? 4 विकल्प है, ये 2022 में पूछा है। सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन और अवर्गीकृत वन। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, वर्गीकृत वन। तो सी है इसका करेक्ट आंसर है। वर्गीकृत जो वन है वो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों में शामिल है, वो नहीं किया गया है। तीनों को किया गया प्रशासनिक दृष्टिकोण से। 3 श्रेणी बांटी गई है। एक तो है आरक्षित वन,
जहाँ पर क्या है, लकड़ी काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जिसे आरक्षित या सुरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सुरक्षित या आरक्षित वन, जहाँ पर सीमित छूट होती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन, वर्गीकृत वन जहाँ कोई श्रेणी नहीं पाई जाती है और वहाँ पर पूर्ण तरीके से चारागाह के लिए और वनों से लकड़ी कटाने के लिए पूर्ण रूप से छूट है। तो वर्गीकृत वन है वो राजस्थान में वनों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो 3 हैं, उनके अगर नाम बताऊं तो आरक्षित वन, सुरक्षित या आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो वर्गीकृत वन है वो नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास लैब असिस्टेंट के एग्जाम के लिए और सीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। और सभी मेरे प्यारे रसगुल्ले जो तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट हो या फिर सीटी हो या राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, उसमें बार बार रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं आशा करता हूं कि ये क्लास को आप पूर्ण रूप से देखोगे, एनालाइज अच्छी तरीके से आपके समझ में आया होगा, एक नोटबुक में आपने नोट किया होगा और 2 बार आपको रिवीजन कर लीजिए। आप लैब असिस्टेंट का हो चाहे सीटी का हो, राजस्थान की कोई एग्जाम हो प्रतियोगी परीक्षा का, आप उसमें कहीं पर भी फेल नहीं होगे। आपकी सफलता, आप उस मंजिल तक जहां जाना चाहते हैं, तो ये क्लास आपको लेकर के जाएगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसके लिए क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।